गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बेबी हवलदार के बारे में, किस तरह से तातुश के यहाँ वो रही, उसने मकान क्यों परिवर्तित किया, क्योंकि वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी उन सुविधाओं का अभाव था। तातुश के परिवार में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तातुश किस प्रकार से उसे अपनी पुत्री मानकर उसके साथ अपनत्व का, प्रेम का व्यवहार करते थे। अब आगे देखिए पेज नंबर 31 पैराग्राफ सेकंड। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, मतलब वो एकाकी जीवन जी रही है। उसके बारे में भी समाज में न जाने कितनी बातें होती थी। यह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, अर्थात उसका फ़ायदा उठाना चाहते, उसका शारीरिक शोषण करना चाहते। वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती, क्योंकि इसके लिए अपनी इज्जत की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण था। पति इसका साथ नहीं था, इसलिए क्या करती, कोई भी इसके घर पर आता तो ये बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहकर कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। इस तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनसे बचकर निकल जाती। तातुश के यहाँ जब पहुँचती और वो बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी में मैं वह सब बातें भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटती। तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फ़ोन पर तातुश से मेरे संबंध में जब तब पूछते ही रहते। अर्थात देखिए, तातुश के परिवार के साथ साथ तातुश के जो स्नेही जन थे, जो बंधु जन थे या जो रिश्तेदार थे, वो भी उस बेबी हवलदार की पढ़ाई के बारे में पूछते। क्योंकि ध्यान रखिए, मालिक का जैसा नौकर के प्रति व्यवहार होगा तो उसके रिश्तेदार भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब ये घटना देखिए, इसके दिल को झकझोरने वाली घटना है कि इसका किस तरह से शारीरिक शोषण करने के लिए किस तरह से फ़ायदा उठाने की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है, परंतु ये कैसे उस स्थिति में अपने आप को बचा पाती है। मैंने उससे बैठने को कहा, बस वह बैठा तो उठने का नाम ही ना ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसके बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना न करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि इसकी अस्मत या इज्जत के साथ वहाँ खिलवाड़ की स्थितियाँ पैदा हो चुकी थी। उसकी बातों से ये साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो मैं उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढने निकल पड़ूंगी। अब ये देखिए स्थिति क्या हुई। अब इसको अकेले देख करके मकान मालिक ने कंडीशन ऐसी पैदा कर दी उसके लड़के ने कि अगर वहाँ रहेगी तो उसके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। और कहे अनुसार चलना क्या है, वो उसका शोषण करना चाहता था। ये बात उसने उसके सामने स्पष्ट शब्दों में जाहिर कर दी थी। अब ये परेशान क्यों? क्योंकि इसका मर्द इसके साथ नहीं है, इसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ये अपने स्त्रीत्व की, अपने सतीत्व की रक्षा के प्रति सजग है, इसलिए क्या सोचती है कि वो मकान ही परिवर्तित करने के बारे में सोच लेती है। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़ते चले आ रहे हैं मेरे पास। वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो
चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वहाँ पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सामान बाहर बिखरा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाकर मैं रोने लगी, क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं था, इसके पास कोई सहयोग करने वाला पुरुष भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था। जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। मतलब सबने क्या किया, अपने सामान को एक जगह इकट्ठा किया, व्यवस्थित किया और दूसरा घर खोजने के लिए निकल गए। हमें छोड़ वहाँ बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि वे मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा कोई अपना नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आया। देखिए, भाई होते हुए भी इसके साथ स्थिति ऐसी थी, इसका घर टूट गया, उनको खबर लग चुकी है, परंतु वो तब भी इसको संभालने के लिए नहीं आया कि ये कैसे स्थिति में जीवन जी रही है। मैंने सोचा माँ होती तो देखती कि मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया। वो मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। उसको उसकी चिंता होती है, इसलिए उससे पूछता है। इतना कहकर वो वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काट दी। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वो मुझे जगह भी दे सकते हैं। तो इसने भी सोच लिया कि एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उससे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वो बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई। देखा कि तातुश अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते ही वो बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसे नहीं दिखती, तुम्हारा मुँह ऐसा सूखा सूखा सा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है, आपसे बातें करना चाहता है। मेरी बात सुन तातुश फ़ौरन बाहर गए और भोला दा से बातें कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा, आप जब कहेंगे। तातुश बोले, अभी आ सकोगी? तो मैं राजी हो गई और घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। इस प्रकार से देखिए, तातुश ने उसके रहने की समस्या का भी निराकरण कर दिया। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा कर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, आज तुम खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। अब तातुश ने केवल
एक इच्छा प्रकट की कि वो गर्म रोटियां बना करके उसको खिला दें। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वो फिर कहते हैं यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा। सोचो, आप विचार करो कि तातुश जैसा व्यक्ति इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है जो नौकरों को इतनी सुख सुविधाएं प्रदान करे या उनके बारे में इतना सोचे। तो बेबी हवलदार के जीवन का एक नया अध्याय था ये। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी है, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या ये घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा, भला ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं ही जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर ज़बरदस्ती खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वो फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि जीवन के अध्याय का कोई पता नहीं होता, कब बदल जाए, ये कब तक वहाँ काम करे और कब आगे दूसरी जगह जाना पड़े। ऐसा व्यवहार इसे कहीं और मिले ना मिले, तो ये चिंता हमेशा उसके मन मस्तिष्क में लगी रहती। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुश शायद ये समझते थे, इसलिए एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वो पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है। तो तातुश एकदम चौंक गए और चौंक कर बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये तो बताया था कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुश चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सारी दुकानें। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान और समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। अब देखिए, तातुश को बेबी हवलदार के बड़े लड़के की चिंता हुई और वो खुद प्रयास करने लगे, उसके पुत्र को ढूंढने लगे। वो वहाँ से निकले और उनको उसको ढूंढने में 3 घंटे लगे और आकर के वो सीधा फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वो किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं।
बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वो इस तरह मुझे क्यों बुला रहा है। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वो मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किसके साथ बात करूं। वो बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फ़ोन हटाकर मैंने तातुश से पूछा कौन बात कर रहा है। वो बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो। मैं चौंक कर बोली, हैं मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वो बोला, माँ माँ कौन, बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है। वो बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, मैं यहाँ अच्छी तरह से हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ बदल गई है। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वो बोले, तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। इस तरह से देखिए तातुश ने प्रयास करके उस बेबी को उसके बड़े पुत्र से भी मिलवा दिया। बाकी बाद में। धन्यवाद।